तो बच्चों अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.4। 10.4 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ठीक, यानी इनमें से किसका हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है? विच हैज हाईएस्ट तीन कंपाउंड दिए गए हैं, उनका कंपैरिजन पूछा है। CH2 Cl2, CH Cl3 एंड देन थर्ड है CCl4। ठीक है, तो CH2 Cl2 इन तीनों के पहले हम स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे, डायपोल मोमेंट तब समझ में आएगा। CH2 Cl2 यानी दो हाइड्रोजन है यहाँ पर और दो क्लोरीन है। ठीक है, डायपोल मोमेंट अगर हम इसका देखेंगे, पहले तीनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये CH2 Cl2 है, ये CH Cl3 है, 3 Cl है यहाँ पर, और ये CCl4 का स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। CCl Cl Cl। ठीक, अब हमें ये देखना है डायपोल मोमेंट हाईएस्ट किसका होगा। तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये एक तरीके का फोर्स होता है, और जहाँ पे दो भी जो चार्ज होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस इनटू चार्ज की क्वांटिटी, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको समझ लेते हैं। जैसे HCl का मतलब क्या हुआ? HCl एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Cl की। तो Cl क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जो कि बीचों बीच में होने चाहिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खिसका लेता है। थोड़ा सा ही अपनी तरफ खिसका लेगा तो इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक टाइप का फोर्स होता है जो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ लगता है। यानी अगर हम इसके और हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है, यानी जो डायपोल मोमेंट है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी HCl का डायपोल मोमेंट किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी Cl के डायरेक्शन में लग रहा है। और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी होगी ये जो जितनी भी डिस्टेंस है, सपोज ये r डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में, मतलब दो चार्ज हैं जो प्लस माइनस इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं d है। तो ये जो भी चार्ज की क्वांटिटी है, चार्ज की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये प्लस में है ये माइनस में, बट इक्वल चार्ज है। तो चार्ज की क्वांटिटी चाहे ये लो चाहे ये लो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्लस माइनस साइन नहीं लिखना होता है। तो ये चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये होता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब आपको यहाँ डायपोल मोमेंट निकालना है। तो देखिए, डायपोल मोमेंट आपको बात समझ में आ गई, होता क्या है। अब आप यहाँ निकालिए। तो डायपोल मोमेंट के लिए आपने यही पढ़ा है ना कि किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए जरा, ये जो Cl वाले CCl बॉन्ड है, इन दोनों में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। इस बॉन्ड के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। C और H में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इसके डायपोल मोमेंट, CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका इस डायरेक्शन में लगेगा कार्बन की तरफ। यानी नेट डायपोल मोमेंट, मान लिया इसका x है या कुछ भी मान लिया, ठीक है, किधर लगेगा? चारों बॉन्ड का टोटल हो जाएगा। ये सब वेक्टर जो एडिशन होता है, वेक्टर में इसको जोड़ेंगे। तो जिस तरह से वेक्टर एडिशन करते हैं उसी तरीके से इन चारों बॉन्ड का डायरेक्शन, सबका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट जो होगा इन चारों बॉन्ड का होगा। ठीक है, अब हम इसके कंपैरिजन में यहाँ पे किसको देख रहे हैं? CH Cl3 को। तो यहाँ एनालिसिस करते हैं। इस जो CCl बॉन्ड का डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का इधर, इस CCl बॉन्ड का डायरेक्शन इधर, और इस CCl बॉन्ड का कहाँ हो गया? Cl की तरफ हो गया। ठीक है, और ये CH बॉन्ड का इधर हो गया। अब देखो जरा, जो नेट डायपोल मोमेंट हुआ, नेट डायपोल मोमेंट क्या हुआ यहाँ पर? इस केस में हुआ था नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर सम ऑफ ऑल बॉन्ड्स, चारों बॉन्ड्स का वेक्टर सम था, मतलब एडिशन था।
यहाँ पे भी जब आप वेक्टर सम करोगे तो क्या हो गया, ये दो तो कैंसिल हो गए, ये इक्वल एंड अपोजिट है ना, CCl, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक बॉन्ड का इधर डायपोल मोमेंट एक का इधर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे कितने, दो बचे। तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ CCl प्लस CH, मतलब दो बॉन्ड का वेक्टर सम होगा, है ना। ये आपको ऐसे लिखना नहीं होता एग्जाम में, ये तो हम आपको एनालिसिस के लिए बता रहे हैं। आप तो डायरेक्ट बस लिख देंगे कि यहाँ पे चारों का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे इसका ज्यादा होगा। अभी तो समझ में आ गया। अभी उसका देखते हैं, उसमें क्या होगा। इसमें चार बॉन्ड हैं और चारों के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखते हैं। इसका डायपोल मोमेंट इधर, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इधर, इस वाले डायपोल मोमेंट इधर, इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट, यानी डायपोल मोमेंट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा 0। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहें डायपोल मोमेंट का, तो हम लिखेंगे CH2 Cl2 सबसे ज्यादा, और फिर CH Cl3 और सबसे कम CCl4 का। या रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो आप इसमें रीजन दे करके आंसर भी बता सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 10.5 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो 10.5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। एक हाइड्रोकार्बन है वो C5H10 है, मतलब हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C5H10 क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख दें हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर लिख दिया हमने एरो पे प्लस Cl2 एंड डार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो रिएक्शन। अगर हाइड्रोकार्बन को क्लोरीन और डार्क में रिएक्शन करवाते हैं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight। यानी जो ये हाइड्रोकार्बन है अगर Cl2 की डार्क के प्रेजेंस में करवाते हैं रिएक्शन तो नो रिएक्शन, लेकिन अगर उसी Cl2 की रिएक्शन हम इस हाइड्रोकार्बन की ऐसे कराते हैं प्लस Cl2 और ब्राइट सनलाइट का मतलब हुआ H लिख लो या ब्राइट सनलाइट लिख लो, ठीक है। तो ब्राइट सनलाइट में इसका काम क्या होता है, या हम यहाँ पे ऐसे और लिख सकते हैं, क्या, ब्राइट सनलाइट, ठीक। ब्राइट सनलाइट इतना बड़ा ना लिख के H लिखना बेहतर होगा, आपका टाइम बचेगा। तो ब्राइट सनलाइट में हम क्या करेंगे, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but give a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight, ठीक है। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी क्या बना, ब्राइट सनलाइट में जब रिएक्शन होती है तो C5H9Cl बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है C5H9,
H9Cl। ठीक, ये आपका है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 10.5 है ना। 10. तो C5H10 हाइड्रोकार्बन है, इसमें CnH2n जनरल फार्मूला फॉलो हो रहा है, यानी जो कार्बन की संख्या है हाइड्रोजन की संख्या उससे डबल है। ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोकार्बन है कौन सा हो सकता है, या तो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड अगर है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का होगा, अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन हो सकता है। बस यही दो पॉसिबिलिटी है, यानी ये जो हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है, या तो वो एल्कीन होगा या तो फिर वो एल्केन होगा। या तो एल्कीन होगा या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हम कहें इसको साइक्लिक एल्केन होगा। साइक्लिक एल्केन होगा या फिर ये एल्कीन होगा। क्लियर हो गई बात। ठीक, अगर एल्कीन होगा तो जो Cl2 की रिएक्शन होती है, एल्कीन ये वाली रिएक्शन नहीं देती, Cl2 की HNO की प्रेजेंस में भी नहीं देती है इस तरह से, ना ये देती। अगर ये एल्कीन होता तो एडिशन रिएक्शन देता, और एडिशन रिएक्शन ये देता है Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में देता है, वो वाली रिएक्शन तो ये दे नहीं रहा है। ठीक, अच्छा, जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो Cl2 के साथ डार्क में तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन Cl2 के साथ सनलाइट में रिएक्शन करते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये Cl2 के साथ सनलाइट में रिएक्शन कर रहा है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्कीन नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये दो ऑप्शन आपके पास कहाँ से आए थे, क्योंकि इसका फॉर्मूला यानी जो हाइड्रोजन की संख्या थी वो कार्बन की संख्या से डबल थी, यानी CnH2n फॉर्मूला को फॉलो कर रहा था, और ये फॉर्मूला या तो एल्कीन फॉलो करते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फॉलो करते हैं, या साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉलो करते हैं। ठीक है ना, एल्केन, साइक्लिक एल्केन। तो एल्कीन वाला तो एंगल यहाँ से खत्म हो गया। एल्केन जो होते हैं यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो Cl2 की ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये वाला क्या हो गया, फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन C5H10 क्या हो गया, 5 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। तो 5 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना देंगे, ये हो गया C5H10, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जो कि plus Cl2 and in presence of HNO, सॉरी plus Cl2 and डार्क की प्रेजेंस में, अंधेरे में नो रिएक्शन। लेकिन जब ये Cl2 के साथ ब्राइट सनलाइट या HNO के साथ रिएक्शन करेगा HNO की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा Cl, यानी मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl, यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, ये है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है 10.7, उसको देखते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए है, वो है क्वेश्चन 10.14, उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10.7 ये आपका टेक्स्ट बुक का है, सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रखा है राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को,
जो जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आपको भाषा बहुत ध्यान से पढ़नी है, वही चीज है यहाँ पे। राइट द इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ of 1-iodobutane from नंबर 1 है ब्यूटेनॉल, नंबर 2 है 1-chlorobutane, 1-chlorobutane एंड नंबर 3 है but1ene। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको समझाती हूँ कि जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो ध्यान से टू एंड फ्रॉम जरूर पढ़ेंगे। अभी तक आपने जितने प्रैक्टिस किए हैं टू वाले किए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ये फ्रॉम का मतलब ब्यूटेनॉल से इसको बनाना है, यानी इसको कहाँ लिखेंगे इसको कहाँ लिखेंगे वो आपको देखना है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको क्या बनाना है 1-iodobutane, यानी 1-iodobutane बनाना है तो ये प्रोडक्ट साइड लिखा जाएगा 1-iodobutane, यानी 1 2 3 ये 1-iodobutane। ये किससे बनाना है आपको, ये ब्यूटेनॉल से बनाना है। अगर आपने टू और फ्रॉम ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये गड़बड़ी हो जाएगी। ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन वाला एल्कोहल, मतलब 1 2 3 4 और OH, यानी CH3 CH2 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 OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको ब्यूटेनॉल को उसमें बदलना है CH2I में। एक तो आपके पास शॉर्टकट है रास्ता कि आप सीधे सीधे इसको, मैंने आपको बताया है कन्वर्जन के लिए कि अल्कोहल से सीधा अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड या बनाने के लिए आपको क्या करना है। अगर ब्रोमाइड बनाना है तो Br2 एंड रेड फॉस्फोरस, एंड अगर आयोडाइड बनाना है तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2, यानी रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हम किसकी रिएक्शन करवा दें, इसकी रेड फॉस्फोरस प्लस I2 की रिएक्शन करा दें तो हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा तरीका एक ये भी है कि अभी आपका एक ही स्टेप में पूरा हो गया। जनरली CBSE में 2 स्टेप वाले आते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई एक स्टेप में पूरा हो रहा है तो थोड़ा दिमाग लगा के इसको 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दो। 2 स्टेप में कैसे करोगे, तो पहले इसको क्लोराइड बनाओ, फिर क्लोराइड की फिनकिल्स्टीन रिएक्शन करा के वो करवा दो, वो भी तरीका सही है। यानी क्लोराइड में कैसे बदलोगे, इसकी SOCl2 से रिएक्शन कराओ तो ये बन गया CH3 CH2 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 Cl। ठीक, फिर इसकी NaI एंड एसीटोन की प्रेजेंस में हम क्या करा देंगे, इसको रिफ्लक्स करा देंगे, यानी हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1-iodobutane, यानी 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई। ठीक है, देन सेकंड वाला था कि 1-chlorobutane से आइडोब्यूटेन बनाना है तो ये 1-chlorobutane, ये आइडोब्यूटेन बन गया। ये सेकंड वाला भी हो गया आपका, सेकंड में सिर्फ इतना है। देन थर्ड वाले में क्या है, but1ene से आइडोब्यूटेन बनाना है तो but1ene होती है, ये आपका सेकंड भी यहाँ से शुरू हो रहा है ना। थर्ड वाला है but1ene, यानी 1 2 3 4 और 1 पे इन लगाना है, यानी ये तो CH2 CH3 CH2 CH 2 3 4 है ना, CH2। इससे आपको 1-iodobut ये बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, बट किसी के दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि हम HI का एडिशन करा दें अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व या एंटी मार्कोनी कर्व, ऐसा कुछ सोच रखा होगा। तो जनरली बच्चों जब भी आपको ऐसे कन्वर्जन में कहीं पर भी एडिशन कराना है तो HI का मत कराइए, HBr का कराइए। HBr की जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, काइनेटिक ये है थोड़ा सा, उसका रीजन है कि HI का एडिशन फास्ट नहीं होता है, HBr का होता है। तो जनरली जब हम कन्वर्जन में यूज करते हैं
तो HBr का एडिशन हमको कराना चाहिए प्रेफरेबली। लेकिन अगर कभी कन्वर्जन के लिए मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि आपकी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे इस पे डायरेक्ट HI का एडिशन करा के कुछ पूछा गया है, तो बच्चों ने लिख दिया नो रिएक्शन, तो वहां पे नो रिएक्शन मत लिखो, क्योंकि वहां पे आंसर दे रहे हैं कि HI का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हो रहा है, बट इन जनरल नहीं होता है। जैसा वो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस होती है और HBr की फास्ट होती है। इसलिए हम जब भी जहां पर भी एडिशन करा रहे हैं तो HIHCl का ना करा करके आप HBr का कराइए और उसके बाद आगे बढ़िए। और अगर ऐसे कंप्लीट करने के लिए आया है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जो भी रूल है उसको आप जोड़ करके आगे बढ़ जाइए, बता दीजिए आंसर। ऐसा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कई क्वेश्चन दिया है, उसमें आंसर भी इस तरह से दिया है। वहां पर नो रिएक्शन मत लिखिए, क्योंकि रिएक्शन तो होती है बट बहुत स्लो होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें, हमको आयोडीन लाना है, तो आयोडीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे Cl ले आए और फिर Cl को हटा करके आयोडीन ला सकते हैं। इससे बना सकते हैं क्या Cl, या Cl ना ले आए हमने, जैसे आपको बताया HBr का एडिशन करा दें, तो HBr का एडिशन चलिए करवा देते हैं। अब हमको ये Br कहाँ चाहिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कराएंगे तो Br यहाँ आएगा, H वहां जाएगा, यानी हमको Br चाहिए यहाँ, क्योंकि यहीं से Br हट करके I आएगा। तो हम क्या करें, इसको पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। एंटी मार्कोनी एडिशन ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे है, यहाँ लिख सकते हैं फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका CH3 CH2 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 Br। देन इसकी हमने क्या करा दी, NaI एंड एसीटोन के साथ इसको क्या करा दिया, रिफ्लक्स करा दिया। तो वो बन जाएगा I2 और ये हो गया फिनकिल्स्टीन रिएक्शन। तो ये कन्वर्जन का आपका क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 10.14। इसमें हमें जितने भी नेम रिएक्शन वगैरह हमने पढ़ रखी हैं और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, उन्हीं को यूज करके ये रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट दिए गए हैं, प्रोडक्ट फिल करने हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। CH3 CH2 CH2 Cl NaI के साथ एसीटोन और एसीटोन के साथ हीट कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, फिनकिल्स्टीन रिएक्शन है। फिनकिल्स्टीन रिएक्शन में क्या होगा, आयोड मीन्स हेलोजन एक्सचेंज होता है। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, ये I इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। इसमें देखिए KOH इथेनॉल, तो मैंने क्या बताया था आपको, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है। अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, तो इथेनॉल मतलब अल्कोहल है, अल्कोहलिक KOH है ये बस यही ध्यान रख देना है कि ये इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। तो ये अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहा है तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो अगर आपको पहले एक बात ये देख लीजिए, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसको पीटी करवा लीजिए। जब आप इसको पीटी करवाएंगे तो देखिए CH3 होल थ्राइस लिखा है, तो CH3C CH3 CH3 एंड Br। क्लियर हो गया, देखो ध्यान से, ये वाला C यहाँ आ गया और CH3 होल थ्राइस था वो आपने ऐसा 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 लिख लिया, प्लस इसकी KOH से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, ये KOH क्या करेगा, यहाँ से HBr निकाल देगा, यानी एक Br निकालेगा और एक H निकालेगा। तो H कहाँ से, किसी भी Br इस कार्बन से जाएगा। अब ये बीटा एलिमिनेशन होता है, मतलब एक एटम अल्फा कार्बन से और दूसरा बीटा से, तो ये फंक्शन, ये वाला कार्बन हुआ अल्फा और ये 3 बीटा हैं, तीनों एक जैसे हैं, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला, मतलब इस कार्बन के जस्ट बाजू वाला कार्बन, ये सब बीटा कार्बन हुए। तो Br जाएगा और H किसी से भी एक से चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3
C, CH3 किसी से भी मैं इससे निकाल रही हूँ और डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख देते हैं जिससे नीचे वाला प्रोडक्ट हमारा आगे सही लिख जाए। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये NaOH और वाटर लिखा हुआ है। NaOH एंड वाटर का मतलब क्या हुआ, एक्वस NaOH से रिएक्शन हो रही है। जब हम एक्वस NaOH से कराते हैं या एक्वस KOH से कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर इथेनॉलिक KOH है या NaOH है तो एल्कीन बनता है, प्रोडक्ट Br और H निकलता है, यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। और जब एक्वस NaOH है या एक्वस KOH है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी ये OH इस Br को रिप्लेस करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसको पीटी करवा के देख लो। ये है CH3CH, Br ब्रैकेट में लिखा है वो यहाँ जाएगा, CH2CH3। एक्वस NaOH से रिएक्शन हो रही है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, Br की जगह आ जाएगा OH, CH2CH3, ये आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला है आपका CH3CH2Br प्लस KCN। तो यहाँ पे कई बच्चे एक्वस इथेनॉल लिखा है, इसको देख करके भूल जाते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, या फिर इथेनॉलिक KCN भी लिखा हो सकता है या इथेनॉल की जगह ETOH भी लिखा हो सकता है। तो एक ही बात है, इथेनॉल या ETOH। ET का मतलब होता है इथाइल, OH का मतलब इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल ऐसे। तो KCN की इथेनॉल की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, CN यहाँ से Br को हटा देगा, KBr बनेगा और ये बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2, Br की जगह आ गया CN प्लस KC, KBr अलग हो गया। देन यहाँ पर देखिए ये वाली रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो ये कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, जहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन कर रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl और ये Na जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5O C2H5 प्लस ये NaCl यहाँ से अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन जब भी कराते हैं, चाहे वो SOCl2 हो, PCl3 हो, PCl5 हो, सभी के साथ जब किसी से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक Cl यहाँ चला जाएगा OH की जगह, यानी आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl प्लस ये एक Cl बचा, यहाँ से एक HCl बना देगा प्लस SO2 बन जाता है। ठीक है, ये देखिए डबल बॉन्ड HBr है और परऑक्साइड की प्रेजेंस है। परऑक्साइड की प्रेजेंस है तो ये एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा। एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे वहां जुड़ेगा, यानी मार्कोनी काफ से उल्टा एडिशन होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br इस तरह से जुड़ेगा। तो एंटी मार्कोनी काफ याद मत रखिए, मार्कोनी काफ याद रखिए। मार्कोनी काफ नियम ये होता है कि HBr का जब भी एडिशन कराएंगे तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे, डबल बॉन्ड के उस तरफ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। तो अभी एंटी मार्कोनी काफ हो रहा है तो उसका उल्टा होगा, तो उल्टा होगा मतलब यहाँ जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ Br जुड़ा। ये कौन सा एडिशन हुआ, ये हुआ एंटी मार्कोनी एडिशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ HBr लिखा है, कोई परऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं है, डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है, यानी अल्कीन पर ही HBr ऐड हो रहा, ये मार्कोनी काफ एडिशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई परऑक्साइड नहीं है। अगर एरो पे परऑक्साइड लिखा होता तो ये भी एंटी मार्कोनी काफ होता, परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनी काफ है। मार्कोनी काफ याद रखिए और एंटी मार्कोनी काफ में बस इतना याद रखिए कि मार्कोनी काफ का उल्टा होता है और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, बस इतना याद रखना है। दोनों याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मार्कोनी काफ याद रखो, मार्कोनी काफ में एल्कीन पे HBr के एडिशन का नियम क्या है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर हाइड्रोजन ज्यादा है और इधर हाइड्रोजन कम है, तो HBr का H कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको पीटी करा लो थोड़ा सा, CH3 CH
डबल बॉन्ड C और CH3 होल ट्वाइस का मतलब हुआ एक CH3 और एक CH3। अब देखो डबली बॉन्ड कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड के इधर H हाइड्रोजन एक है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मार्कोनिक का नियम ये कहता है कि डबली बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो, यानी कि इसी पे अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा, इस पे तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, इस पे एक है, तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ जुड़ेगा। और Br कहाँ जुड़ेगा, Br इस कार्बन पे जुड़ेगा।